पिछले एपिसोड में यूहा और उसके साथियों ने भी श्रेक सुपरवाइजरी टीम को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया था, जिसके बाद मास्टर सुआन ने उनसे कहा था कि अब तुम्हें एक मिशन पर भी जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा इन सभी को एक शोल्डर बैज देती है, जिसके अंदर एक मास्क और सिग्नल फ्लेयर्स होते हैं। तभी यूहा और टीचर जामा से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं। तब इस पर टीचर जामा उससे कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर नहीं देखना चाहते। इसके बाद वो इनसे बताती है कि मैं आउटर कोर्ट यार्ड में तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, जबकि इनर कोर्ट यार्ड में मैं श्रेक सुपरवाइजरी टीम की लीडर हूँ। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से निकलने के लिए भी रेडी हो गए थे। जिसके बाद सियाओ टाओ इनसे कहती है कि इनमें से कुछ लोगों के पास में लो लेवल की कल्टीवेशन बेस है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो बाद में यू हाओ को अपने साथ लेगी, जबकि वांग याओ हेंग के साथ रहेगा और फिर इसी तरह से सियाओ लुओ चेन के साथ रहेगी। तभी इसी वक्त याओ हेंग इनको अपने फ्लाइंग सोल गाइड के बारे में बताता है, जिसका यूज करके वे बहुत ही आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बाकी लोगों के लिए भी फ्लाइंग सोल गाइड को लेकर आया था, जिसके बारे में जानकर वे कहने लगते हैं कि वह तो सच में स्टार लू एम्पायर के मार्शल के एल्डेस्ट सन होने के काबिल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ हेंग यू हाओ से भी इसे ट्राई करने के लिए कहता है। तब इसे देख काइतो कहने लगता है कि इसका फ्लाइंग सोल गाइड तो सच में काफी एडवांस है और ऐसा लगता है कि स्टार लू एम्पायर ने इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर लिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि काइतो अपने पास पहले ही फ्लाइंग सोल गाइड का यूज करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वैसे भी ज्यादा टाइम से यूज करने के वजह से उसकी इसकी आदत लग गई थी और फिर इसीलिए वो तुरंत इसे एक्टिवेट भी कर लेता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद काइतो उससे कहता है कि सबसे पहले तुम अपने सोल पावर को कंट्रोल करो और फिर उसके बाद तुम अच्छे से बैलेंस बनाने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ को भी इसे यूज करने के बारे में पता चल गया था और फिर इसके बाद वे सभी तुरंत अपने मिशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी सियाओ टाओ कहने लगती है कि इविल सोल मास्टर ऐसे बॉर्डर वाले एरिया में अपीयर होते हैं जहाँ पर कि किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल ना हो, लेकिन इसके बाद भी श्रेक स्कूल के पास में इसके लिए पावर है और इसीलिए हम किसी को भी इसके बारे में बताए बिना उनके ऊपर अटैक करके उनको मार सकते हैं। इसके बाद वो इनसे कहती है कि मिंगडू माउंटेन जो कि स्टार लू एम्पायर और सन मून एम्पायर के बॉर्डर पर है, इस बार डेथ मैसेंजर ने वहाँ पर हॉन्ट किया है, जिसके बारे में सुनकर यू हाओ कहता है कि ये डेथ मैसेंजर क्या है। तब इस पर सियाओ टाओ उससे कहती है कि वो असल में एक इविल सोल मास्टर है, जिसके अंडर में लुटेरों का एक पूरा ग्रुप है और वे एक साथ मिलकर बिजनेस ट्रेवलर्स के ऊपर अटैक करते हैं। इसीलिए वो इनसे कहती है कि उन सभी को खत्म करना ही हमारा मिशन है। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहती है कि उसके पास में एक बहुत ही स्पेशल इविल स्पिरिट है, जिसके बारे में सुनकर यू हाओ कहता है कि क्या मार्शल आर्ट में इविल स्पिरिट है। तब इस पर सियाओ टाओ उससे कहती है कि मार्शल स्पिरिट को गुड और इविल में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन अगर किसी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल तरीके की जरूरत पड़ती है, तब इसके वजह से ऐसा माना जाता है कि वो मार्शल स्पिरिट जरूर ही इविल होगा। तभी याओ हेंग भी कहने लगता है कि आज से 600 साल पहले ब्लड इन्फेंट नाम का एक इविल सोल मास्टर अपीयर हुआ था, जो कि केवल इविल तरीके का यूज करके 20 साल में ही डलाउ टाइटल के लेवल में पहुंच गया। इसलिए उस समय के श्रेक सुपरवाइजरी टीम के हेड ने लगातार 5 सालों तक उसका पीछा किया और फिर उसके बाद उसे अपने हाथों से खत्म कर पाए। लेकिन इसके बाद भी इससे पहले उसने श्रेक सुपरवाइजरी टीम के दर्जनों लोगों को मार दिया था। तब इसके बारे में सुनकर वांग कहता है कि क्या इस बार डेथ मैसेंजर का सामना हमसे होगा। यह सुनकर सियाओ टाओ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर वांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी याओ हेंग भी कहता है कि हम इस मिशन में स्टार लू एम्पायर के मार्शल की भी मदद लेंगे और फिर वो यू हाओ से कहता है कि वैसे भी तो अब हम दोनों एक ही टीम में हैं, इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर बताना। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे सभी मिंगडू माउंटेन में लैंड कर जाते हैं, जहाँ पर कि बिल्कुल उनके सामने ही मिलिट्री कैंप होता है। तभी मास्टर सुआन टीचर जामा से कहते हैं कि दाई हाओ के पास में हाई लेवल की कल्टीवेशन बेस है, इसीलिए वो तुम्हारे बदले हुए रूप के बारे में बहुत ही आसानी से जान जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर टीचर जामा कहती है कि मैं फिर अपने असली रूप में आ जाती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा तुरंत अपने पावर का यूज करके अपने असली रूप में आ जाती है और अब इसके इतने यंग रूप को देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी वांग उससे कहता है कि टीचर जामा आप तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तब इस पर टीचर जामा कहती है कि मेरे असली रूप के पास में कोई भी पावर नहीं है, इसी वजह से मैं सीरियस देखने के लिए अपने रूप को बदल लेती हूँ। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और फिर इनसे कहने लगते हैं कि हमारे मिलिट्री कैंप में आने की हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन तभी याओ हेंग जैसे ही इनके सामने आकर खड़ा होता है, वे सोल्जर उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि यह तो यंग मास्टर है और फिर इसके तुरंत बाद वे इन सभी को लेकर अंदर जाते हैं। फिर याओ हेंग इनसे बताता है कि स्टार लू एम्पायर की आर्मी वेस्टर्न आर्मी ग्रुप और नॉर्थ आर्मी ग्रुप 2 भागों में है, लेकिन इस समय अभी हम वेस्टर्न आर्मी ग्रुप के कैंप में हैं, जो कि सन एंड मून एम्पायर को रोकने के लिए बनाई गई है। लेकिन अब यहाँ के ऐसे नजारे को देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि यह मिलिट्री कैंप तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वे यहाँ के मार्शल के सामने आकर खड़े हो गए थे
जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि याओ हेंग का फादर होता है। लेकिन अब उसे अपने सामने देख यू हाओ को इसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगा था और फिर कहने लगता है कि इसी के वजह से मेरे मदर की लाइफ चली गई। तभी अचानक से वो यू हाओ से पूछता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर यू हाओ अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि नहीं। इसके बाद याओ हेंग अपने फादर को अपने टीचर और सभी क्लासमेट के बारे में बताता है, जिस पर उसका फादर इनसे कहता है कि आप सभी का यहाँ पर वेलकम है। लेकिन इस पर टीचर जामा उससे कहती है कि हम असल में यहाँ पर डेथ मैसेंजर के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं, इसीलिए अगर आपके लोग हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दे तो हमारी काफी मदद होगी। तब इसके बारे में जानकर मार्शल इनसे कहता है कि हाँ वो डेथ मैसेंजर तो काफी खतरनाक है, लेकिन इसी के साथ वो इन सभी से कहता है कि स्टारलू एम्पायर के आर्मी का गेट हमेशा ही तुम्हारे लिए ओपन है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे आर्मी को ज्वाइन करके एक सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हो। तब इस पर सियाओ टाओ उससे पूछती है कि क्या लड़कियां इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तब इसके बारे में सुनते ही मार्शल कहता है कि बिल्कुल कर सकती हो, इसके अलावा तुम्हारे पास में तो इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन बेस है और इसीलिए अगर तुम हमारे आर्मी को ज्वाइन करती हो तो या तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल का पर्सनल गार्ड इनको डिनर के लिए लेकर आ जाता है और फिर कहता है कि हमारे जासूस डेथ मैसेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आते होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी तुरंत यहाँ पर डिनर को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी सेंसी कहता है कि यहाँ पर तो इतनी बड़ी आर्मी है, इसीलिए ये लोग खुद अपने आर्मी को वहाँ पर भेजकर उनको खत्म क्यों नहीं कर देते। तब इस पर याओ हेंग कहता है कि डेथ मैसेंजर का बैंडिट ग्रुप असल में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे फादर ने उनके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत बार अपने लोगों को भेजा था, लेकिन वे कभी भी उनको मारने में कामयाब नहीं हो सके और इस तरह से हमारे आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इसके अलावा वे सभी बॉर्डर के बहुत सेंसिटिव एरिया में रहते हैं, जिसके वजह से अगर हमारी आर्मी वहाँ पर अटैक करने भी जाती है तो उनको ध्यान रखना होता है कि पास वाले कंट्री से उनका वॉर ना हो जाए। तभी टीचर जामा कहती है कि श्रेक सुपरवाइजरी टीम के ऊपर किसी भी कंट्री का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए ऐसे इविल मास्टर के ग्रुप को मारना हमारे लिए काफी आसान है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनका भेजा गया जासूस भी इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ पर आ जाता है, जो इनसे बताता है कि डेथ मैसेंजर के ग्रुप में लगभग 300 यंग एडल्ट्स हैं और इनका लीडर अब तो किंग लेवल से भी ऊपर का सोल मास्टर है। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहता है कि हम इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ले सके और फिर वो इसे कोई चीज देते हुए कहता है कि हम केवल यही इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। इसके अलावा हम देखते हैं कि पूरे ग्रुप में केवल वही वहाँ से बचकर वापस आ सका और इस तरह से उसने इनकी मदद करने के लिए मैप को दे दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा इन सभी से चलने के लिए कहती है, जिस पर सेंसी उससे कहता है कि क्या हम मास्टर सुवान का वेट नहीं करेंगे। लेकिन टीचर जामा उससे कहती है कि मास्टर सुवान का अपना अरेंजमेंट है और फिर इसके बाद वे सभी मैप को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाने लगते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे सभी वेनलैंड फॉरेस्ट में आ गए थे, लेकिन तभी यू हाओ को यहाँ के एक ट्री के अंदर से कोई चीज गायब हुई नजर आती है, जिसके बारे में वो जल्दी से टीचर जामा को भी बता देता है। तब इस पर टीचर जामा कहने लगती है कि वेनलैंड ट्री का हार्ट जिन कोल्ड मार्शल स्पिरिट सोल मास्टर के बॉडी को ताकतवर बनाता है, जिसके वजह से वे कोल्ड सोल पावर को बहुत ही आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं और इसके अलावा यह चीज उनके कल्टीवेशन स्पीड को भी बढ़ा देती है। फिर वो आगे इनसे कहती है कि वेंगलैंड ट्री एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे ट्री बहुत ही ज्यादा हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि हम डेथ मैसेंजर के ग्रुप से ज्यादा दूर नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर टीचर जामा कहती है कि अब हमें इसके बारे में इनिशिएटिव लेना ही होगा, क्योंकि वे जब यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ेंगे। इसके बाद वो यू हाउ से कहती है कि तुम अपने मेंटल डिटेक्शन के फुल पावर को यूज करने के लिए रेडी रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सियाओ टाओ यहाँ पर इसके लिए प्लानिंग करने लगती है और फिर वो सभी लोगों को एक एक करके उनके पोजीशन के बारे में बता देती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी इसी वक्त इनको एक ट्री के अंदर बिल्कुल ही ताजा स्टे नजर आता है, जिसे देखते ही टीचर जामा यू हाउ से मेंटल डिटेक्शन का यूज करके इसे सर्च करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ जैसे ही अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज करने लगता है, तभी उसे एक जगह पर ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वे सभी यहाँ के निशान को फॉलो करते हुए इसके बारे में चेक करने लगते हैं और इसके वजह से उनको पता चल जाता है कि डेथ मैसेंजर का ग्रुप अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा इन सभी से अपने अपने पोजीशन को ले लेने के लिए कहती है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर टीचर जामा यू हाउस से पूछती है कि तुम कितने दूर तक अपने डिटेक्शन को यूज कर सकते हो। तब इस पर यू हाउस से कहता है कि वैसे तो ये 245 मीटर है, लेकिन इसके बाद भी मैं इसे और आगे तक ले जाने की कोशिश कर सकता हूँ। तब इस पर टीचर जामा उसे एक डायरेक्शन के बारे में बताते हुए कहती है कि वहाँ पर तुम खोजने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ को वहाँ पर बहुत सारे फुटप्रिंट नजर आते हैं। तब इसके बारे में जानकर टीचर जामा कहती है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई केव है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से सभी से अपने अपने पोजीशन को ले लेने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुनकर इन सभी ने अपने मास्क को भी पहन लिया था और अब इस तरह से वे सभी यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगे थे।
तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनको अपने सामने कुछ लाइट दिखाई देती है, जिसे देख टीचर जामा कहती है कि वहां पर एंटर करते ही तुम अपने मेंटल डिटेक्शन के फुल पावर को रिलीज कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि केव के अंदर आकर यूहा अपने मेंटल डिटेक्शन के पावर का यूज करने लगा था, जहाँ पर सोल्जर के डेड बॉडी को देख ननान काफी डर जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे सभी केव के अंदर जाने लगे थे, क्योंकि वे किसी भी तरह से डेथ मैसेंजर के ग्रुप को खत्म कर देना चाहते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।